Good evening, everyone. Welcome back to our Friday Fact Womb with a View, a pregnancy overview journey, and welcome to our fifth episode. और आज हम बात करेंगे लेबर, डिलीवरी और पोस्टपार्टम पीरियड की, जो हम डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। सो पोस्टपार्टम पीरियड की जहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, पोस्टपार्टम फिटनेस के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जिनके साथ हम बात करेंगे हाउ टू प्लान योर चाइल्ड फ्यूचर। तो आपको आज हमारे एक्सपर्ट से मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता। शी इज सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्स एंड गायनी एट मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव. She has good and rich experience of 18 to 20 years, and she is dealing with high risk obstetrics and all the obstetric complication at Medanta Hospital. Hello everyone. और हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ. डॉक्टर सौरभ इज एन एसोसिएट डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ neurosciences at Medanta Hospital, Gurgaon. And Dr. Saurabh Mehrotra is expert in dealing with all the mental health issues and especially in the postpartum period. Welcome. Good evening to everyone. और दो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ. मिसेस अपर्णा एरी. शी इज अ प्रिंसिपल एट DAV Public School, Sector 14, Gurgaon. And she has a very rich experience in dealing with the students of all the age groups and is quite good in reading their mentality. So she's going to have a special interaction with me. Welcome, Aparna ji. और हमारे साथ हैं Good evening. Yeah. और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीतिंदर. Dr. Pritinder Kaur is a lactation consult and child birth educator and pregnancy fitness expert at Medanta Hospital, Gurgaon. She is a certified lactation consultant, prenatal fitness and yoga expert, and she is also a functional fitness training expert under Body Language New York. Welcome, Pritinder. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. तो सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर नेहा से और जान लेते हैं कि डॉक्टर नेहा प्लीज हमें बताएं कि व्हाट आर द साइंस ऑफ लेबर. राइट. सो लेबर को आइडेंटिफाई करना ऑलवेज इट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें हैं जो अपने मरीजों को बताते हैं एज दे आर हेडिंग टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ देयर 9th month. सो लेबर पेन, दैट इज द फर्स्ट थिंग. नाउ लेबर पेन जो होता है वो हमेशा इंटरमिटेंट होता है, यानी रुक रुक के आता है. लेबर पेन कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता. यूजुअली ये लोअर बैक से शुरू होता है और आगे के हिस्से में टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द बेली एंड इनर थाइज में रेडिएट करता है. शुरुआत के पीरियड में आपको ये एक टाइटनिंग की तरह महसूस होगा जो कि केवल कुछ सेकेंड्स के लिए लास्ट करेगी, और उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स यू मे नॉट फील एनीथिंग एट ऑल. And then the tightening will happen again. If it is a true labor pain, तो धीरे धीरे करके ये टाइटनिंग्स या कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, पेन की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है और पेन का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता चला जाता है. सो यदि इस प्रकार का कोई भी दर्द होता है then yes it could be labor. The other features can be as the cervix, यानी जो बच्चेदानी का मुंह अपने आप को जब वो प्रिपेयर कर रहा होता है, there may be lot of mucousy discharge, thick mucousy discharge, which may be blood stain, जिसको हम कहते हैं कि म्यूकस प्लग रिलीज हो गया है, which means कि अब बच्चेदानी का मुंह जो है वो शायद खुलना शुरू हो गया है. पानी छूट सकता है. जो ये पानी होता है, this we refer to the amniotic fluid which is around the baby. Now this fluid is absolutely thin. जैसे पानी होता है या यूरिन होता है, ये उसी प्रकार पतला होता है और कलरलेस होता है. So यदि इस तरीके का कोई पानी छूटने लगे तो then you must reach the hospital emergency. या फिर like I have already said, कुछ blood mixed discharge हो. यूजुअली लेबर के ऑनसेट पे बच्चे के मूवमेंट्स भी थोड़ा कम महसूस होते हैं. तो यदि इनमें से कोई भी बातें हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद अब लेबर ऑनसेट हो रहा है. या डॉक्टर नेहा, तो अगर आपको कभी भी लेबर पेन होते हैं या फिर ब्लीडिंग होती है या हम कहते हैं जैसे लीकिंग होती है, तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए. और वैसे भी हमारी नॉर्मल सलाह ये होती है कि अगर आप कभी भी अनसर्टेन है कि ये सब प्रॉब्लम हो रही है, ये सही लेबर पेन है कि नहीं है,
हमें नहीं पता चल रहा है, तो भी हमारी एडवाइस ये रहती है कि इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें और प्रॉपर चेकअप करा लें। डॉक्टर, जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई भी विमेन लेबर में जाती है, तो लेबर इज अ पेनफुल प्रोसेस एंड इट्स ऑलवेज लाइक ड्यूरेशन वाइज ऑल्सो इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टाइम। और कई बार अपने नियर एंड डियर को पेन में देख के फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इतना पेन हो रहा है, कितनी देर तक लेबर चलेगा, कैसे होगा। तो ऐसे में ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि लेबर तो चलेगा ही, अपना टाइम से चलेगा और ड्यूरेशन जितनी लेनी है वो लेगा, तो हमारे पास क्या क्या पेन रिलीफ ऑप्शंस हैं। सो नंबर पेन रिलीफ ऑप्शंस इंडिया में क्या क्या है और हमारे पास मेदांता हॉस्पिटल में क्या क्या पेन रिलीफ ऑप्शंस हैं। सो गर्ल्स जो होती हैं वो लेबर को लेके काफी एंशियस रहती हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पेन। सो हमें उन्हें रियश्योर करना है, हम करते हैं कि देयर आर इफेक्टिव पेन रिलीफ मेथड्स विच आर अवेलेबल। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स पेन किलर्स हम दे सकते हैं, जैसे पैरासिटामोल हम देते हैं ड्यूरिंग लेबर। बट लेबर पेन की इंटेंसिटी जब बढ़ रही होती है तो इंट्रावीनस यानी नस में लगाए जाने वाले पेन रिलीफ मेडिकेशंस कई बारी बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली स्पेशली इन दी अर्ली लेबर, जबकि लेबर पेन बहुत ज्यादा सिवियर या इंटेंस नहीं है, तब उस टाइम पर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, लिसनिंग टू रिलैक्सिंग म्यूजिक, deep breathing exercises, one-to-one support, and that facility is something that we have at our hospital at Medanta. So the partner can be there and there can be a certified allocated healthcare worker जिसको हम डॉलर सपोर्ट कहते हैं, जो लेडी के साथ लेबर में रहता है उसको एनकरेज करता रहता है। सो जो साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट है दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द परसेप्शन ऑफ लेबर पेन्स इज कंसर्न्ड, एंड सो even these techniques they help a lot. And then of course we have the inhalational analgesia, जहां पे एक प्रकार की गैस होती है जो मास्क के द्वारा लेडी को दी जा सकती है, and that can help in the pain relief. बट जो लेबर पेन का सबसे इफेक्टिव पेन रिलीफ तरीका होता है वो होता है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, या जिसको कॉमन लेमैन लैंग्वेज में यूजुअली पेनलेस लेबर कहा जाता है। तो ये क्या होता है? सो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एक पेन रिलीफ का तरीका है जो एनेस्थेटिस्ट यानी कि बेहोशी के डॉक्टर एडमिनिस्टर करते हैं। वो पेशेंट की बैक में एक बहुत पतला सा प्लास्टिक का कैथेटर जैसा यानी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, और उस ट्यूब के थ्रू हम पेन रिलीफ मेडिसिन कंटिन्यूअसली एक ड्रिप में चलाते हैं। ये लेबर पेन को रिलीव करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि पेन की परसेप्शन पेशेंट को इससे कम से कम 90% तक कम हो जाती है। पेन्स आते रहते हैं लेकिन लेडी को परसीव नहीं होते हैं, सो शी बिकम्स कंफर्टेबल, शी बिकम्स रिलैक्स्ड, and sometimes we have even seen that once the lady is relaxed, after getting the epidural analgesia, लेबर की जो प्रोग्रेस होती है वो भी थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो हमारे अस्पताल में हमारे पास एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल है। एंड बस इसमें एक ही ये बात है कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एकदम लेबर के शुरुआत में नहीं दिया जा सकता। सो आपको एक सर्टेन लेटेंट पीरियड के थ्रू तो गुजरना ही पड़ेगा। ओनली व्हेन बच्चेदानी का मुंह जो है वो 3 से 4 सेंटीमीटर खुल जाता है और बच्चेदानी का मुंह पतला हो जाता है, इफेस्ड हो जाता है, तभी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देना हम सही समझते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अभी आपने बताया कि हमारे पास एपिड्यूरल की फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल है मेदांता हॉस्पिटल में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे पास डिलीवरी और बेबी के केयर के लिए और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? सो जैसे हम सभी जानते हैं मेदांता इज अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हमारे पास लेवल 3 नीकू यानी कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट अवेलेबल है, जिसमें कि वी हैव द मोस्ट एडवांस्ड फैसिलिटीज एंड सर्विसेज एंड द एक्सपर्ट टीम ऑफ नियोनेटोलॉजिस्ट जो कि नवजात शिशु को देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ मेदांता पे इवन very very preterm babies as small as 26 to 27 weekers
उनको भी विद द सपोर्ट ऑफ आवर नियोनेटोलॉजी टीम बच्चों को सैल्वेज किया है एंड दे हैव बीन सेंट होम सक्सेसफुली. Of course, labor room है which is fully equipped with all the facilities, and then there is the backup of a blood bank or adult ICU, critical care. So ये सभी चीजें जो कि एक लेबरिंग पेशेंट को, लेबर एक ऐसा प्रोसेस है, चाइल्ड बर्थ एक ऐसा प्रोसेस है कि जब कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता तो भी किसी भी समय पे कोई भी लो रिस्क केस हाई रिस्क केस में तब्दील हो सकता है. तो इसलिए ऐसे में बहुत जरूरी है कि हर दिन हर वक्त हमारे पास क्रिटिकल केयर और ब्लड बैंक का बैकअप अवेलेबल हो, और वो फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में पूर्णतः अवेलेबल है. And of course, apart from obstetrics and gynecology, this being a multi-specialty center, यहाँ पे हर एक और प्रकार की स्पेशलिटीज भी अवेलेबल हैं. जैसे आज हमारे पास साइकेट्री से डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा हैं. सो वी हैव द फिजिशियंस, द सर्जन्स, all the colleagues are available to help us out if there is a need. थैंक यू नेहा. तो अभी हमने बात करी है लेबर और डिलीवरी के बारे में, और whenever there is a time for the newborn baby to arrive, so it's quite emotional and happy feeling for the family or the new parents. But हमने ये भी देखा है कि कई बार ये चैलेंजिंग सिचुएशन भी हो सकती है न्यू पेरेंट्स के लिए, और स्पेशली अगर ये उनका सेकंड बेबी है और एल्डर बेबी जो है वो 3 to 4 years से कम की एज का है. तो छोटा बेबी है, वो भी, उसकी भी ज्यादा इमोशन और उसको उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी क्या हो रही है. तो और जब नया बेबी आता है और मदर जो है वो न्यू बेबी के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करती है, तो ये छोटे बच्चे अपने ही तरीके से अपने इमोशन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं. तो इन इमोशन के बारे में ज्यादा जानते हैं हम अपर्णा जी से. तो अपर्णा जी, जैसे कि हमें पता है कि जो टीचर है, जब 3 साल के बच्चे होते हैं तो वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, और जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो जो टीचर है वो उनके लिए आइडियल होती है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी टीचर से सारी अपनी फीलिंग्स और वो सब चीजें एक्सप्रेस कर देते हैं, या कई बार टीचर ही उनके इमोशन और उनके हाव भाव देख के पहचान लेती है कि क्या चल रहा है. तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई इंसिडेंस या आपकी नर्सरी की टीचर्स ने किसी ने कभी शेयर किया हो कि जो छोटे बच्चे हैं और उनकी फैमिली में न्यू गेस्ट अराइवल है हुआ है, तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंस या कोई इमोशन कुछ ऐसा एक्सप्रेस किया हो आपके लिए? डॉक्टर साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आजकल की जो न्यूक्लियर फैमिलीज और स्मॉल फैमिलीज है, उसमें एडिशन ऑफ इवन 1 न्यू मेंबर पूरी लाइफ का, पूरी फैमिली का शेड्यूल चेंज हो जाता है. आप स्पेशली जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं सेकंड चाइल्ड की, एज अ प्रिंसिपल, एज अ पर्सन फ्रॉम द एजुकेशन फ्रेटर्निटी, वी फाइंड कि जब हमारा पहला बच्चा आता है हमारी फैमिली में, पूरी फैमिली का पूरा अटेंशन 24/7 उस बच्चे पे रहता है. ये चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं स्पेशली जब बच्चे हमारे पास नर्सरी में आते हैं, जब उनका स्कूल शुरू होता है. जो पेरेंट एंजाइटी, जिस तरह के उनके क्वेश्चंस, जिस तरह की उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, सो दैट कॉजेस लॉट ऑफ कंसर्न्स. बट नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग कि हमारा जब दूसरा बच्चा फैमिली में आता है, तो डेफिनेटली इट इज वेरी नेचुरल कि जो पेरेंट्स है और स्पेशली मदर है, उसकी अटेंशन डिवाइड होती है. एंड दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल. बट एक छोटा बच्चा उस चीज को समझ नहीं पाता. मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देती हूँ. अभी कुछ दिन पहले ही हमारी पीटीएम थी. सो अ मदर केम, एंड आप छोटे बच्चे की बात करें, मैं तो एक क्लास 2 के बच्चे की बात कर रही हूँ. द चाइल्ड हु इज अराउंड 6 years plus. So the child was throwing very strange kind of tantrums. In the school there was no change in behavior. पर घर में मम्मी ने आके बात की काउंसलर से कि बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करता है, कई बार मम्मी को ही मारता है और उनको बुरी तरह से बोलता है. सो द रीजन वाज घर में एक 6 महीने का बेबी था, एंड द मदर फेल्ट कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ. डॉक्टर सौरभ विल अंडरस्टैंड कि जो एक मदर है, न्यू मदर है, शी अंडरगोज अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा, बिकॉज एज अ मदर फॉर हर बोथ द चिल्ड्रन आर सेम, दे आर इक्वल फॉर हर. साथ के साथ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड उनके मन में जो गिल्ट है कि मैं अपने बड़े बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही. सो डेफिनेटली ऐसे केसेस तो बहुत आते हैं,
लेकिन अगर हम उसको प्रॉपरली प्लान करें, प्लान इन द सेंस, ये आई थिंक वी विल टेक इट अप लेटर ड्यूरिंग द सेशन, कि हाउ वी कैन प्लान बड़े बच्चे को कैसे तैयार कर सकते हैं नए गेस्ट के आने से पहले। ये अपर्णा जी, तो आपके हिसाब से जब फैमिली में सेकंड बेबी का अराइवल होता है तो पेरेंट्स को क्या क्या डिफिकल्टी, एक तो ये है कि चलो फर्स्ट बेबी जो है वो नहीं इतना समझ पाता है, और क्या क्या उनको एल्डरली बेबी के एटीट्यूड में या बिहेवियर में डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? सबसे पहले तो है, लाइक आई सेड जस्ट नाउ, मूड स्विंग्स एंड टैंट्रम्स जो बच्चों में बहुत नजर आते हैं। जो चीज पहले बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, अब वो बच्चा उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। मे बी खाना, वो उस बच्चे को आदत थी कि मम्मी मुझे बैठ के अपने साथ खाना खिलाती थी, अब मम्मी टाइम डिवोट कर रही है छोटे बच्चे को। सो जो मैं बात कर रही थी तैयारी करने की, बच्चे आजकल हमारे चाहे छोटे हैं एज में, लेकिन दे आर वेरी मेच्योर्ड। अगर उनको हम एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, तो आई एम वेरी श्योर एंड आई हैव सीन कि इससे बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो केस में अभी आपके साथ ले रही थी, उस केस में हमने क्या सजेस्ट किया, टीचर ने बच्चे से यही बात की कि सी, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना बेटा, ऐसे ही हमने आपको घर का मॉनिटर बना दिया है। अब आपने मम्मा को हेल्प करना है, बेबी की छोटी छोटी चीजें में हेल्प करना है। एंड उस बच्चे में इतनी सेंस ऑफ प्राइड आई कि देखो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, मैं मॉनिटर बन गया। अनदर एग्जाम्पल मेरी फैमिली से ही है कि जब छोटा बच्चा आने वाला था तो एल्डर सिस्टर को ऑलरेडी लिटिल मॉम का नाम दे दिया गया कि सी, आपने मम्मा की हेल्प करनी है, एक छोटा बेबी आने वाला है एंड यू आर लाइक अ लिटिल मॉम। सो एक बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसको एज पेरेंट्स, एक तो हमें कभी कंपटीशन बीच में नहीं लाना चाहिए, कंपैरिजन बीच में नहीं लाना चाहिए। देखो बेटा, तुम तो जब छोटे थे ना मुझे इतना तंग करते थे, ये बेबी देखो कितना अच्छा है। तो हम नहीं कुछ एक्ट्स के थ्रू दोनों बच्चों के बीच में कंपटीशन ले आते हैं, जिससे जो एक बॉन्डिंग जोड़ने का टाइम है ना, वो एक्चुअली टाइम डिले होता जाता है। आप जब छोटे वाले बेबी को तैयार कर रहे हैं, उसको फीड कर रहे हैं, साथ में बड़े वाले को बिठाइए, शी विल हेल्प यू। और वो जो बड़ा बच्चा है उसको, आइए चलो मिलके बेटा, बच्चे के कपड़े हो गए, चलो मिलके तय करते हैं, कहीं जा रहे हैं तो बेबी का बैग इकट्ठे पैक करते हैं। आई थिंक दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। या सो आपके हिसाब से पेरेंट्स को ये तैयारी तो काफी पहले, मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तब उस, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये एकदम से शॉर्ट टाइम में या डिलीवरी के एकदम बाद तो नहीं शुरू कर सकते। तो ये वाली तैयारी जो है, जो बड़े बेबी को तैयार करने की बात है, वो जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है आई थिंक उसी टाइम से वो पूरे 9 मंथ जो है वो पेरेंट्स को यूज करने चाहिए, जो एल्डर बेबी है उसकी माइंड को मेकअप करने के लिए कि न्यू बेबी इज कमिंग एंड हाउ दैट चाइल्ड इज गोइंग टू हेल्प देम। और थोड़ा सा उसको इंडिपेंडेंट भी साथ के साथ करना शुरू करना चाहिए। 9 months is a long time. If we start working on it, these things can happen very gradually in a systematic manner. यस यस। डॉक्टर सौरभ, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कोई टिप्स जो सेकेंड बेबी के लिए, अराइवल के लिए, पेरेंट्स के लिए, हाउ कैन दे प्रिपेयर देयर एल्डर चाइल्ड Right. and themselves as well? So one very important statement to understand is, a psychologist said, almost every discontent in children arises from a feeling that somebody else is preferred. So बच्चों में, elder child में जो discontent आएगा, या कभी कभी rivalry आ सकती है, या refusal to accept the newborn आ सकता है, that may stem from the feeling कि उसको अब उतना टाइम नहीं मिल रहा है, उसको अब उतनी प्रेफरेंस नहीं मिल रही है। सो दिस नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जैसा मैम ने कहा, दिस प्रोसेस हैज टू बिगिन फ्रॉम द प्रेगनेंसी इटसेल्फ। अब बच्चों का सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट एज के हिसाब से वेरी करता है। अगर आपका एल्डर सन 5 साल का है तो उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। अगर आपका एल्डर सन 2-3 साल का है तो उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। सो in the language that they are able to understand, उनको बताना और समझाना चाहिए that there will be an addition to the family, a younger sibling, and some things in the family are going to change, right? Simultaneously उनको ये
माइंड में बहुत बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनकी सिग्निफिकेंस कम नहीं होती एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग विल ऑलवेज रिमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों में इनसिक्योरिटीज आ जाती है, तो इनसिक्योरिटीज को एले करने के लिए उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो उनको हमें ये सिक्योरिटी देनी है कि दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। यंगर या न्यूबॉर्न के आने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स still give dedicated quality time to the elder one almost every day without distractions. ये बहुत जरूरी है कि आप एल्डर चाइल्ड को टाइम दो, रोज दो, और उसके साथ कुछ एक्टिविटीज में एंगेज करो जो द चाइल्ड प्रेफर्स. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गिविंग क्वालिटी टाइम, एंगेजिंग विद देम ऑन अ डे टू डे बेसिस. ये भी हम इंश्योर करें कि उनका बहुत ज्यादा रूटीन नहीं चेंज हो रहा है, उनके रूम का अरेंजमेंट बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है. किड्स थ्राइव ऑन प्रिडिक्टेबल रूटीन्स, तो रूटीन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए. जो भी अगर हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं वो बिफोर द अराइवल ऑफ द न्यूबॉर्न कर लेने चाहिए. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम ने रेज किया कि एल्डर सिबलिंग को हम यंगर सिबलिंग की केयर में इन्वॉल्व करें, एंड शी गेव एग्जांपल्स कि केयर में इन्वॉल्व करने से किस तरीके से वो बेटर फील करते हैं, उनका सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है. सो दे हैव टू बी इन्वॉल्व इन दी केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लाइक आई सेड, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ सिग्निफिकेंस विद इन द फैमिली सेटअप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किस तरीके से हम एल्डर सिबलिंग से बात कर रहे हैं. कई बार जो है एक्साइटमेंट में द एल्डर सिबलिंग में ट्राई टू पिक अप द न्यूबॉर्न, मे बी रेकलेस, हम एंशियस हो जाते हैं, हम एकदम से गुस्सा कर देते हैं. So we should not lose our temper with the elder one, because we must realize कि वो भी ultimately एक बच्चा ही है, 2 साल 3 साल 4 साल, whatever the age is. So we have to be very calm, we have to be very composed, and हमें clear communication करना है with the elder one. या डॉक्टर सौरभ, आपने बहुत ठीक कहा, और आई एग्री विद अपर्णा जी की दूसरी चीज है कि आई थिंक दैट वी शुड स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प. लाइक अगर न्यूक्लियर फैमिली है और केवल पेरेंट्स हैं एंड 2 बच्चे हैं, तो बाकी फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से वी शुड आस्क फॉर हेल्प. और सबसे अच्छा एग्जांपल है कि इफ द एल्डर्स चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि वी नो टीचर्स जो है वो हमारे समाज के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. एंड आई फील कि इफ यू इन्वॉल्व द रिस्पेक्टिव टीचर ऑफ योर एल्डर चाइल्ड, तो बच्चे जो है वो काफी तरीके से इमोशनली भी बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि इधर स्कूल से भी प्राइमिंग हो सकती है टीचर्स के थ्रू, और फिर घर में आके मीन्स टीचर्स और पेरेंट्स दोनों मिलके बच्चे की अपब्रिंगिंग में काफी चेंज ला सकते हैं. सो आई थिंक इट शुड बी अ जॉइंट एफर्ट रादर देन स्ट्रगलिंग इंडिविजुअली. इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू आस्क फॉर हेल्प. डॉक्टर सौरभ, एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि पोस्टनेटल डिप्रेशन क्या होता है, एंड इज इट डिफरेंट फ्रॉम बेबी ब्लूज जो कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं? यस, बिल्कुल. सो हम पोस्टपार्टम या पोस्टनेटल मूड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं. उसमें जो कॉमनेस्ट होता है वो हम उसको बेबी ब्लूज बोलते हैं. कॉमनेस्ट टू द एक्सटेंट कि 50 to 85% ऑफ mothers will experience what we call these baby blues. Usually ये डिलीवरी के 3-4 दिन के बाद स्टार्ट होता है, और इसमें मदर्स कुछ मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करती हैं, अनएक्सप्लेन्ड क्राइंग हो सकती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन हो सकता है, घबराहट, बेचैनी, इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं. सो ये बेबी ब्लूज बोले जाते हैं, और यूजुअली ये within the first 2 weeks अपने आप चले जाते. So they begin second, third, fourth day. कुछ लोगों में 1-2 दिन, 3-4 दिन ही लास्ट करते हैं, but usually they go away by about 2 weeks. बेबी ब्लूज को हम कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं मानते हैं, बट इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड मदर को सपोर्ट की जरूरत है. नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डिप्रेशन. डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. डिप्रेशन के सिम्टम्स इस प्रकार के होते हैं कि द पर्सन एक्सपीरियंसेस
persistent sadness, हर समय मन उदास रहता है, complete lack of interest, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, डिस्टर्बेंसेस इन स्लीप हो जाती हैं, डिस्टर्बेंसेस इन एपिटाइट हो जाती हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है, कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। और जो डिप्रेशन की और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये सिम्टम्स कम से कम 2 हफ्ते के लिए लगातार होने चाहिए, उसके बाद ही हम किसी को डिप्रेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। सो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी टाइम आफ्टर डिलीवरी टू अप टू इवन 2 or 3 months आफ्टर द डिलीवरी। ये किसी भी टाइम पे शुरू हो सकता है। एंड लाइक आई सेड, बेबी ब्लूज विद इन 2 weeks अपने आप ही चले जाते हैं, बट डिप्रेशन परसिस्ट। इट मे बिगिन आफ्टर 2 weeks, इट मे बिगिन आफ्टर 4 weeks, और वो परसिस्ट करता है। और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादा सिवियर होते हैं, ज्यादा परवेसिव होते हैं, हर समय होते हैं, ज्यादा परसिस्टेंट होते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ साथ एक डिसफंक्शन आ जाता है, जो भी इंडिविजुअल की रोल्स कैपेसिटीज होती हैं वो उसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता, और जो बेबी ब्लूज है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिसफंक्शन नहीं आता है। डिप्रेशन इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट, मेडिसिन अगर मेडिसिन की जरूरत है, अदरवाइज जिसको हम साइकोथेरेपी या काउंसलिंग टेक्निक्स बोलते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। या तो बेबी ब्लूज तो यूजुअली काफी कॉमन है, क्योंकि डिलीवरी के बाद देयर इज सडन विड्रॉल ऑफ हार्मोन्स, देन देयर इज अ बिग चेंज बाय आफ्टर कमिंग ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इन द रूटीन एंड बॉडी इमेज। तो बट जैसा आपने बताया कि बेबी ब्लूज जो है वो अपने आप ही सेटल हो जाने चाहिए, और अगर वो परसिस्ट करते हैं और या सिम्टम्स इंक्रीज करते हैं तो फिर हमारी सलाह ये है कि उन्हें फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर सौरभ, कोई ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि पहले आइडेंटिफाई हो पाए, जिसकी वजह से हम भी वुमेन को वार्न कर पाए कि भाई आपका रिस्क पोस्टपार्टम मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए ज्यादा है, तो आपको, या फिर हम फैमिली मेंबर्स को और उनके रिलेटिव्स को वार्न कर सकते हैं कि वो वुमेन के ऊपर ध्यान रखें और उनको सपोर्टिव रहें, क्योंकि वो थोड़ी सी ज्यादा रिस्क पे हैं मूड डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए। सो एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करते हैं, इट इज फेयरली कॉमन, 10 to 15% में देखा जाता है। और उसके रिस्क फैक्टर्स, कुछ हम रिस्क फैक्टर्स एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हिस्ट्री में अगर हमें मिलता है कि किसी इंडिविजुअल को कोई भी पास्ट साइकोलॉजिकल हिस्ट्री रही है, फॉर एग्जाम्पल पहले कभी डिप्रेशन हो चुका है, या पहले कभी एंजाइटी डिसऑर्डर हो चुका है, या सिवियर स्ट्रेस की वजह से मैल एडजस्टमेंट हो चुका है, तो अगर कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज पास्ट में रहे हैं, देन द चांसेस ऑफ दैट पर्सन हैविंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन आर हायर। इनफैक्ट ये तक देखा जाता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रही है तो उसके बाद भी रिस्क इज हायर। साथ में अगर इंडिविजुअल कपल के बीच में रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, right, so there is some amount of marital conflict, marital discord, or that becomes a risk factor। अगर प्रेगनेंसी अनवांटेड है, there is some amount of reluctance, या प्रेगनेंसी को लेकर एंजाइटी है, so वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। अगर हमारा सपोर्ट, जिसको हम सोशल सपोर्ट या नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ सोशल सपोर्ट, अगर वो हमारा पुअर है, हमारा फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, दैट ऑल्सो बिकम्स अ रिस्क फैक्टर। फाइनली अगर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड इवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर हम कहें कि ट्रॉमेटिक डिलीवरी है, ट्रॉमेटिक डिलीवरी ऐसे कहेंगे कि डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, लास्ट मोमेंट पे सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा, तो जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट्स चल रहे हैं ऑलरेडी, स्ट्रेसफुल इवेंट्स में भी फाइनेंशियल, स्ट्रेसफुल इवेंट्स में भी रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, सो अगर लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट्स चल रहे हैं, हेल्थ ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर, देन ऑल्सो वी आर मोर प्रोन टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एंड मेनी गाइडलाइंस अक्रॉस द वर्ल्ड अब कहते हैं कि प्रेगनेंसी में हम पीपल विथ सच इश्यूज
उनको हम ऑलरेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे स्क्रीन करें एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड में स्क्रीन करें, बिकॉज दे हैव अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन. Yeah, and Dr. Neha, postnatal depression, what do you think? How does it affects the mother's ability to care for the baby? That is what our main concern is from mother तो point of view. जैसे सर ने बहुत डिटेल में एलैबोरेट किया है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में सिम्टम्स दे टेंड टू बी लिटिल सिवियर. देयर इज कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ pleasure, hopelessness. Sometimes the mother may feel that she is not a good enough mother, and she may have the feeling of guilt. Sometimes the mother may even have suicidal tendency. Suicidal thoughts may come into her mind, and even thoughts of harming the baby may come to her mind. The initial first 3 months can be very difficult for a mother at times, particularly अगर वो पहली बार माँ बनी है और उनके पास adequate support नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके इश्यूज आ रहे हैं, बच्चा हर वक्त रोता रहता है, माँ की अपनी स्लीप पूरी नहीं हो रही है, शी इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हर ओन सेल्फ. सो वो एक सेल्फ पिटी में चली जाती हैं, और कब वो सिम्टम्स धीरे धीरे करके डिप्रेशन में कन्वर्ट होते हैं, इट कैन जस्ट हैपन लाइक दैट. उस वक्त लेडी को, माँ को, इवन बच्चे को हार्म करने के, नुकसान करने के भी थॉट्स आ सकते हैं इन दैट स्टेट. सो अव्वल तो ये है कि मदर और चाइल्ड के बॉन्डिंग पर ही ये एक असर डालता है. इफ द मदर इज हैविंग डिप्रेशन आफ्टर हर डिलीवरी, इट मे इम्पैक्ट कि किस तरीके से माँ और बच्चे की बॉन्डिंग होती है. बच्चे की सेफ्टी को लेके भी एक कंसर्न आ सकता है. अगर मदर सिवियर डिप्रेशन में है और शी इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स, तो बच्चे को नहलाते हुए या बच्चे का कोई भी काम करते हुए देयर इज अ रिस्क ऑफ दैट सम हार्म में बी ब्रॉट टू द बेबी इनएडवर्टेंटली. ना चाहते हुए भी बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है. और ऐसा भी कुछ स्टडीज में देखा गया है कि जब ये मदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही होती है, मदर चाइल्ड की बॉन्डिंग पे फर्क पड़ता है. Even when these children, they start growing up, they may have some behavioral issues or developmental issues like, delayed speech or delayed language may be there. Even those kind of issues may be seen. I think Dr. Saurabh और बेहतर elaborate कर पाएंगे, but this is what really I can think of, that it really can have an impact on the bonding between the mother and the child. There may be a concern of safety for the child, and it may have an impact on the development of the child as well. Yeah, so basically ये हमारा मैसेज होना चाहिए रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स के लिए कि women might be or might not be able to understand that she is going through depression or she is developing baby blues, but the family members and the relatives needs to be alert enough to judge by the behavior of the woman कि भाई बेबी ब्लूज हो रहे हैं या परसिस्ट कर रहे हैं और कोई सीरियस इशू हो सकता है. सो दे नीड टू बी कॉशियस और उनको अलर्ट लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. तो डॉक्टर सौरभ, कोई एक और क्वेश्चन है कि व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट द पोस्टनेटल डिप्रेशन, और व्हाट कुड बी द ट्रीटमेंट फॉर पोस्टनेटल डिप्रेशन? तो प्रिवेंशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो हम हाई रिस्क मदर्स को आइडेंटिफाई करें. हाई रिस्क मदर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सर्टेन सेट ऑफ क्राइटेरिया है जहां पे वी नो दैट चांसेस आर हायर. वंस वी हैव आइडेंटिफाइड हाई रिस्क मदर्स, देयर आर मेनी स्ट्रेटजीज इन प्लेस. सो फॉर दीज हाई रिस्क मदर्स कई जगहों पे काउंसलिंग सेशंस इवन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बिगिन हो जाते हैं. And counseling sessions can also be done in groups. So, if there is a group of high-risk women, तो हम उनको group sessions में counseling start कर सकते हैं. बहुत ही effective counseling techniques हैं, which may act as a preventive measure in treatment. In extreme cases, हम antidepressant medications भी consider कर सकते हैं. So, identification of the high-risk group and instating all the measures. अब instating all the measures में we know that बहुत सारे risk factors हैं. Sleep is a risk factor, right?
status of relationships is a risk factor, other life events happening is a risk factors. कुछ risk factors हम कहते हैं immutable हैं, हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते. कुछ risk factors mutable हैं, हम उनके बारे में कुछ कर सकते हैं. So for the individual, identifying the risk factors, working on the risk factors, providing support, ensuring that the person communicates what she is feeling or experiencing. Communication एक बहुत ही important चीज है. The person is getting the right support from friends and family. हम बोलते हैं शेयर करिए, मन की फीलिंग्स बताइए, कम्युनिकेट करिए. Absolutely very very important. And professional help can also be delivered in the form of therapy sessions done in groups. If somebody has developed depression, postpartum depression, then of course we need to take a call कि क्या ये डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से हैंडल हो सकता है या एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस भी कंसिडर करने पड़ेंगे. यस या तो अपर्णा जी, एक क्वेश्चन आपके लिए है. हाउ शुड वी गो अबाउट द चाइल्ड लर्निंग? I was reading, this is a question from one of the viewers here. चाइल्ड लर्निंग, देखिए जो आपका बड़ा बच्चा है वो उस एज में है जहां उसको आपको सपोर्ट चाहिए. द चाइल्ड कैन नॉट बी लेफ्ट इंडिपेंडेंट. अब चाइल्ड लर्निंग से मैं समझ में नहीं पा रही थी वेदर द व्यूअर वांट्स टू नो कि उसकी पढ़ाई के बारे में, कि लर्निंग इन द सेंस कि उसको इंडिपेंडेंट हम कैसे करें, और लर्निंग हाउ टू अंडरस्टैंड द को एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिबलिंग. तो लेट मी टेक इट बोथ ऑफ देम वन बाय वन. जब हम अपनी एजुकेशन या उसकी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, अगर लर्निंग का ये मतलब है, डेफिनेटली देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर सौरभ ने, कि बच्चे को तो टाइम रोज देना ही देना है. किसी भी तरह से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अब मेरा छोटा बेबी आ गई है तो अब मैं बड़े को टाइम नहीं दे सकती. हर रोज एक फैमिली टाइम निकालना बहुत जरूरी है. ये फैमिली टाइम डिनर टेबल हो सकता है, ये फैमिली टाइम 15 मिनट के लिए रात को इकट्ठे एक स्टोरी बुक पढ़ना हो सकता है, एंड यस डेफिनेटली इकट्ठे वीडियो गेम खेलना या ऑनलाइन गेम खेलना नहीं, बिकॉज आई विल नॉट एडवाइस. वैसे ही हम बच्चों को गैजेट से दूर ले जाना चाहते हैं. रीडिंग स्टोरीज इज अ वेरी वेरी गुड वे फॉर बॉन्डिंग. इससे बच्चे की लर्निंग भी होती है, उसकी वोकैबुलरी भी बिल्डअप होती है, और जो आप वैल्यूज बच्चे को देना चाहते हैं ना, वो स्टोरीज के थ्रू ऑटोमेटिकली कन्वे हो जाती है. और दूसरी ट्रेनिंग जिसके बारे में अभी हमने सेशन के शुरू में बात भी की थी, कि बच्चे को कैसे हम ग्रूम करते रहें कि वो जब तक बेबी आ रही है तब तक वो इंडिपेंडेंट थोड़ा सा होए, और साथ के साथ बेबी अपनी मॉम की हेल्प करे. जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, इट इज वेरी ट्रू कि मदर पे कितनी एंजाइटी और कितना स्ट्रेस है. देखिए द प्रेशर कि मैंने दोनों बच्चे संभालने हैं, प्रेशर कि हस्बैंड भी है घर में, and in case it is a joint family or an extended family that is there, सबको खुश रखना है. So support of the family comes very important, and यहाँ learning में I would say role of grandparents is really important. There मैं कई बार जब पेरेंट्स को स्कूल में मिलती हूँ, मैं उनसे ये पूछती हूँ आप जॉइंट फैमिली से या न्यूक्लियर फैमिली से हैं. जब वो कई बार कहते नहीं हम अकेले रहते हैं या हमारे साथ पेरेंट्स या इन लॉज घर में है, तो आई टेल देम यू आर वेरी लकी. Because young girls may not appreciate this, but the support of elders at home is really a big welcome. ये जो टाइम, जो मदर को गिल्ट है ना कि मैं अपने बड़े बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, टू सम एक्सटेंट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे को वो कंपैशन मिलेगा और वो लर्निंग मिलेगी. सो आई फील वो एक बहुत एक्सटेंट से जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एक हमें फैमिली सपोर्ट चाहिए, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. So this is how I put learning at both levels, whether it is teaching or whether we are teaching life skills to the child to help in the family. थैंक यू अपर्णा जी, बहुत अच्छी टिप है. और आई फील कि ग्रैंड पेरेंट्स का आजकल बहुत बड़ा रोल है, विद बोथ पेरेंट्स बीइंग वर्किंग. तो जो टाइम हम नहीं दे पाते वो अगर ग्रैंड पेरेंट्स दे रहे हैं तो इट रियली हेल्प्स इन अपब्रिंगिंग द चाइल्ड. तो अभी बात करते हैं डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज के बारे में. सो वी ऑल हैव नोटिस्ड दैट आफ्टर डिलीवरी देयर आर लॉट ऑफ बॉडी चेंजेस व्हिच हैपेंस. योर बॉडी माइट लुक डिफरेंट and it can impact your self esteem, your energy levels, your mental well-being.
और आजकल हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डिलीवरी के बाद कि हम डिलीवरी हो गई, हम कब से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, हम कब से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज और नॉर्मल एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। तो प्रतिंदर प्लीज बताएं कि नॉर्मली हम बोलते हैं 6 वीक्स पोस्टपार्टम पीरियड, 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी एक्सरसाइज के लिए, या 3 मंथ्स आफ्टर सिजेरियन। तो ये जो 6 वीक्स हैं डिलीवरी के बाद के, इसमें कोई भी वुमेन क्या एक्सरसाइज कर सकती हैं, और जब 6 वीक्स हो जाते हैं उसके बाद वो क्या क्या एक्सरसाइजेस रिज्यूम कर सकती हैं? सो मेनली आप कब कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ डिलीवरी। सो इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी आप बेसिक एक्सरसाइज जैसे कि पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग या एब्डोमिनल एक्सरसाइज विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी ही शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको नॉर्मल पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है जो आपको सिखाई जा सकती है, जो बहुत इजीली कर सकते हैं आप घर पे भी। मेनली ये मोस्टली हॉस्पिटल्स में ही आपको सिखा दी जाती है। द डे यू आर डिलीवर्ड द वेरी नेक्स्ट डे दीज एक्सरसाइजेस आर टॉट टू यू, जो कि आपको रिकवरी में हेल्प करते हैं। एंड यू शुड एक्चुअली स्टार्ट विद स्लाइट वॉकिंग the very next day. The very next day you should get up from the bed and start with light walks. The more active you are, उतना ही आपको ये रिकवरी में हेल्प करता है। तो स्लाइट वॉकिंग आपको द वेरी नेक्स्ट डे शुरू कर देनी चाहिए। इन केस ऑफ सिजेरियन आपको पहले तो कुछ एक्सरसाइजेस है जो आप सिजेरियन के तुरंत बाद शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप लेग स्लाइड्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अगेन पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कीगल्स कर सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज है जो आप शुरुआत में कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं आप इनटू। पहले तो आप अपने ही घर में वॉक कर सकते हैं, फिर धीरे ही प्रोग्रेस करते हुए आफ्टर अराउंड 4 वीक्स आप बाहर अपने बेबी के साथ भी वॉक पे जा सकते हैं, बेबी को स्ट्रोलर में ले जा सकते हैं इफ यू वांट फॉर अ वॉक आफ्टर 4 to 6 weeks. Then after that, maybe after 6 to 8 weeks, you can consult your doctor in case of a cesarean to check if you can actually start doing थोड़ी सी vigorous exercises, maybe slight strength training पे आप आ सकते हैं। बट उससे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि if there is डायस्टेसिस रेक्टाई, उसको आपको जरूर चेक करवाना पड़ेगा इससे पहले कि आप कोई भी वेट ट्रेनिंग या कोई भी और एक्सरसाइज स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें। एक और क्वेश्चन है कि व्हेन कैन आई स्टार्ट रनिंग आफ्टर डिलीवरी? When can you start running after delivery? Okay, so post delivery again इसका वही है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सी सेक हुआ है। सो नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन में आपको एटलीस्ट दोनों केस में यू शुड वेट फॉर 6 to 8 months। सिजेरियन सेक्शन में अगेन मैं वही कहूंगी 6 to 8 weeks, सॉरी। सी सेक में फिर मैं वही कहूंगी कि ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यू डू एनी स्ट्रेनस एक्सरसाइज। बिफोर यू स्टार्ट रनिंग जॉगिंग इट्स बेटर यू स्टार्ट विद वॉकिंग। तो उसको आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। यू ऑलवेज स्टार्ट विद वन थिंग एंड स्लोली यू प्रोग्रेस। ये नहीं है कि आप सीधा ही आफ्टर जस्ट resting for 6 to 8 weeks you start with running. You should start with mild walks, then you go on to brisk walking, and then from there you go on to jogging or running. So इसके ऊपर सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप प्रेगनेंसी के पहले रनिंग करते थे कि नहीं। अगर आप प्रेगनेंसी के पहले रनिंग नहीं करते थे तो जरूरी नहीं है कि डिलीवरी होने के बाद आपको रनिंग करनी है। देयर आर सो मेनी अदर एक्सरसाइजेस विच यू कैन डू। तो डिलीवरी के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 6 वीक्स, सिजेरियन है तो 3 months। अगर कोई पहले रन करता था तो उसके बाद रनिंग शुरू कर सकता है। एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज विल हेल्प योर मसल टोनिंग एंड वेट ट्रेनिंग विल स्टार्ट योर मसल्स टू गेट स्ट्रेंथ, एंड देन स्लोली आप अपनी एक्सरसाइज जो वो बिल्डअप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 6 वीक्स हुए और 6 वीक्स 1 डे पे आपने उठ के रनिंग शुरू कर दी
तो डेफिनेटली आप योर बॉडी इज गोइंग टू बी प्रोन फॉर इंजरीज. सो वी ऑलवेज एडवाइस कि आपको धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए और धीरे धीरे आपको बिल्डअप करना चाहिए एक्सरसाइज का. डिलीवरी के एकदम बाद कोई जल्दी नहीं होती एक्सरसाइज की, कोई जल्दी नहीं होती वेट लॉस की. वेट लॉस हो जाता है, एक्सरसाइज भी आप शुरू कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू टेक इट स्लोली and nicely and according to your body activities, how much your body is used to do the exercise and the activity. डिलीवरी के बाद बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा आता है कि कितना वेट लॉस हो सकता है, कितना वेट लॉस में पोस्टमार्टम पीरियड में कर सकती हूँ, क्या आइडियल वेट लॉस है? प्रीतिंदर. सो डिलीवरी के बाद वेट लॉस क्या है? आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिलीवरी के बाद सडनली आप एकदम से अपना सारा वेट शेड ऑफ कर दें. इट टेक्स टाइम, द वेट बिल्ड्स अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको वेट लॉस करने में भी आपको टाइम लगता है. सो आइडियली आप अपना प्री प्रेगनेंसी वेट में आने के लिए आपको 6 से 12 महीने लग जाते हैं. अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुआ है. सो दोनों केस में वेट लॉस का जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है. Then it also depends on various factors, जैसे कि क्या आपने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाया है. अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो वो भी वेट लॉस में हेल्प करता है. क्या आप एक्टिव हैं, पोस्ट डिलीवरी आपने एक्सरसाइजेस की है, आपकी डाइट क्या है. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं, और ये सब फैक्टर्स उसमें धीरे धीरे एड ऑन करेंगे आपके वेट लॉस में. सो एक्चुअली देयर इज नो स्ट्रिक्ट डाइट जो आपको फॉलो करनी है. आप धीरे धीरे वेट लॉस कीजिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कीजिए. लेकिन ये सब चीजें अगर आप मिला के करेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बेबी को भी ब्रेस्ट फीड करेंगे, ये ऑल टुगेदर आपको 1 साल में आप यू कैन गेट बैक टू द प्री प्रेगनेंसी वेट. एग्जैक्टली हमारे हिसाब से इतनी कोई जल्दी नहीं होती है कि डिलीवरी के एकदम बाद ये सब चीजें करनी है. यू टेक योर टाइम एंड देन स्टार्ट योर एक्टिविटी. एक और क्वेश्चन है, हाउ सून वी कैन स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग? Okay, so breastfeeding ideally should be started within 1 hour post delivery. So जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई है, within the first 1 hour you should breastfeed your baby. So the first feed should most ideally be breastfeed, unless there's any reason कि आप नहीं करवा पाते. तो हमारी तरफ से as soon as possible. As soon as possible. Yes, but within the first 1 hour. First few hours, yeah. डॉक्टर ने हाँ कई बार ये क्वेश्चन होता है कि is it safe to do dieting while you are breastfeeding? सो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जब लेडी करती है, एक मदर करती है, तो एपेटाइट जनरली काफी बढ़ जाती है. व्हाइल यू आर फीडिंग द बेबी, माँ को भूख काफी लगती है, और मुझे लगता है दैट इज रियली नॉट द टाइम टू कट डाउन on your desire for food or your craving or your appetite. Especially a lactating mother को अच्छा कैल्शियम इंटेक चाहिए, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कैल्शियम रिच चीजें जैसे कि मखाने हैं या रागी का इंटेक है, ये सब डाइट का कंपोनेंट होना चाहिए डेफिनेटली. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी खाते रहें. तो माइंडफुल ईटिंग का आई वुड से कॉन्सेप्ट ज्यादा है रादर देन डाइटिंग. आप अपनी डाइट को न्यूट्रिशियस और हेल्दी रखिए, मेकिंग श्योर कि आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी एंड मिनरल्स एंड विटामिन फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब आप ले रहे हैं. डेफिनेटली हम अपना उस पीरियड में इनटेक ऑफ रिफाइंड फ्लावर जैसे मैदा हुआ, या रिफाइंड शुगर्स हैं, या बहुत ज्यादा तली हुई चीजें हैं, या मीठा बहुत ज्यादा, सो इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. लेकिन कैलोरी इनटेक या न्यूट्रिशन इनटेक पे कॉम्प्रोमाइज करने का ये समय नहीं होता है. माइंडफुल ईटिंग के साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ग्रेजुअल बिल्डिंग अप ऑफ एक्सरसाइज जैसा अभी बताया गया है, आई थिंक वो करने से ओवर अ पीरियड ऑफ सर्टेन मंथ्स वन इज एबल टू attain the desired body weight. या एक और क्वेश्चन है कि हमारे एल्डर्स हमें ये क्यों कहते हैं कि फैन नहीं स्विच ऑन करना, कोल्ड हो जाएगा. तो इसके बारे में बता दूं, हमारी तरफ से ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हाँ, व्हेन द न्यूबॉर्न बेबी इज देयर विद यू एंड योर ब्रेस्ट फीडिंग, तो हमारी एडवाइस होती है कि आपके रूम का टेम्परेचर 24 to 25 डिग्री होना चाहिए. आप एसी भी चला सकते हैं, लेकिन एसी को टेम्परेचर 25 पे सेट करेंगे तो ऑटो कट हो जाएगा. बेसिकली बड़े बूढ़े जो कहते हैं कि फैन नहीं चलाओ कोल्ड लग जाएगा, दैट इज ओनली एज अ प्रिकॉशन कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कोल्ड होगा तो देयर इज अ चांस कि बेबी कैन कैच द इन्फेक्शन, और अगर बेबी को इन्फेक्शन होगा तो बेबी को हम बहुत सारी मेडिसिन नहीं दे सकते.
बेबीज की नाक बंद हो जाती है, वो फिर फीड लेने में दिक्कत करते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। तो फाइनली जो डिस्कम्फर्ट है वो मदर बेबी दोनों को होता है, कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता है। बट हमारे हिसाब से रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री पे सेट होगा तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, आप और बेबी दोनों। डॉक्टर नेहा, एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द वार्निंग साइंस टू बी लुक फॉर आफ्टर डिलीवरी? जी, सो डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो एक पीरियड लाइक ब्लीड हम डिलीवरी के बाद एक्सपेक्ट करते हैं इनिशियल कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद एक डिस्चार्ज अप टिल 6 वीक्स हो सकता है। इस डिस्चार्ज को लोकिया कहा जाता है। लेकिन यदि इस डिस्चार्ज में कोई भी फाउल स्मेल आनी शुरू होती है तो दैट में इंडिकेट इन्फेक्शन। उसके अलावा अगर लाइक आई सेड ब्लीडिंग बहुत हेवी कंटिन्यू हो रही है बियॉन्ड से वीक टू 10 डेज, या मदर को फीवर आ रहा है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस हैं जिनमें की तो तुरंत ही यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर हु कंडक्टेड द डिलीवरी, बिकॉज इन्फेक्शन को रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस हैं। बाकी ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कई बार फीमेल्स को काफी ट्रबल होता है, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो जाती है, ब्रेस्ट में एब्सेस बन जाती है अगर उसको टाइम पे मैनेज ना किया जाए, दैट अगेन कैन लीड टू फीवर। पैरों में स्वेलिंग का आना, कई बारी डिलीवरी जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, थ्रोम्बोसिस के लिए एक रिस्क पीरियड रहता है, पर्टिकुलरली डिलीवरी के बाद ये कंडीशन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो कोई अगर ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे मदर का वजन बहुत ज्यादा है, या वो डायबिटिक है, या वो बीपी की पेशेंट है, या वो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे हैं ड्यू टू एनी रीजन, और ऐसे में अगर आप नोटिस करते हैं कि पैरों में स्वेलिंग आ रही है, या लालपन आ रहा है, पैरों की स्किन जो है वो वार्म हो रही है, या मदर को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सो दीज आर ऑल वार्निंग सिम्टम्स और साइंस व्हेन यू हैव टू इमीडिएटली रीच आउट टू द डॉक्टर। या थैंक यू नेहा। प्रीतिंदर, एक और क्वेश्चन है कि व्हाट कैन वी डू टू इंश्योर अ नॉर्मल डिलीवरी? What can we do to ensure a normal delivery? Normal delivery. So, to ensure a normal delivery, first of all, हम actually mostly females चाहती हैं कि उनकी normal delivery हो, but we have to work towards it. So especially during pregnancy, make sure that you are doing the right kind of exercises for that. Make sure you are strengthening your pelvic floor muscles for that. ठीक है? You have to prepare your body for a normal delivery. So for that, being active and doing the right kind of exercises during pregnancy is very important, and make sure you have the right support while you're in labor so that you can manage labor very well and you can work towards. कोई एक्सरसाइजेस जो डिलीवरी के बाद अवॉइड करनी हो? डिलीवरी के बाद कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हमें अवॉइड करनी है। देयर आर एक्सरसाइजेस लाइक क्रंचेस जो हमें नहीं करनी है डिलीवरी के बाद, ठीक है? सिटअप्स नहीं करने हैं डिलीवरी के बाद। सो दीज आर दी एक्सरसाइजेस जो हमें फायदे की जगह उल्टा नुकसान करेंगे। सो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेक श्योर आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें सो दैट यू डू द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस पोस्ट डिलीवरी। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि सिटअप्स करने से, क्रंचेस करने से हम अपने एब्डोमिनल्स को टोन करेंगे, लेकिन वो हमें फायदे से ज्यादा नुकसान करेंगे। So इसलिए make sure कि we do the right kind of exercises under guidance. So these are the exercises जो हमें avoid करनी है। ज्यादा strenuous exercises एकदम से नहीं करनी है, पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। हमेशा लाइट एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे टू द हार्ड वंस या वेट लिफ्टिंग। या एक क्वेश्चन और था यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद कई बार women कैन एक्सपीरियंस इनकॉन्टिनेंस, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो यूजुअली इनकॉन्टिनेंस होता है पेल्विक फ्लोर की मसल्स की वीकनिंग की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी व्हेन द मसल्स आर ओवर स्ट्रेच्ड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट women शुड स्टार्ट डूइंग द पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग। और जब वो, क्योंकि डिलीवरी के एकदम बाद बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी का पूरा शेड्यूल, तो अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं और ये वाली एक्सरसाइजेस करना बंद कर देते हैं या करते ही नहीं। और जब उन्हें समझ में आता है कि कोई प्रॉब्लम डेवलप हो गई, उसके बाद वो गोल्डन टाइम जो है, जो मसल को टोन करने का, पेल्विक फ्लोर मसल टोनिंग का टाइम है, वो मिस हो जाता है और फिर
पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज अगर आप शुरू करेंगे तो उसका इफेक्ट आने में टाइम लगता है। इसीलिए हमारी एडवाइस होती है कि डिलीवरी के बाद रिस्पेक्टिव अगर नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, pelvic floor exercises right after delivery should be started to avoid any continence or any other problem. Pritinder, एक और क्वेश्चन रहता है कि what is the role of sleep in postnatal weight loss and toning? So, sleep actually plays an important role in postnatal weight loss and toning. देखिए, जो मदर ज्यादा वेल रेस्टेड रहती हैं, जो अपनी स्लीप, देखिए स्लीप सबसे पहले इफेक्ट होती है किसी भी मदर की, स्पेशली आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना होता है एवरी 2 आवर्स। सो आइडियली आप अपनी स्लीप को पूरा नहीं कर पाते हैं। सो इस केस में मेनली आपको अपनी स्लीप को मैनेज करना है एज पर द बेबी स्लीपिंग पैटर्न, बिकॉज अगर आप वेल रेस्टेड नहीं रहेंगे, सो यू हैव these anxiety issues built up, जिसकी वजह से आपका eating pattern suffer करता है। So you tend to eat more of junks. अगर आप well rested नहीं है, you don't eat that well. So वो कहीं ना कहीं आपके eating pattern को affect करता है। You don't feel that active throughout the day. तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने के लिए, postnatal exercise आप नहीं कर पाएंगे। So, agar only if you are well rested, you have the energy to do these exercises, and then only you'd feel like eating healthy diet. So, sleeping well is important. So, make sure कि आप अपना sleep pattern, baby के sleep pattern के accordingly adjust करें, so that whenever the baby sleeps, make sure you also sleep. Yeah. तो स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, जो कि डिलीवरी के बाद फर्स्ट 6 वीक्स तक यूजुअली देखा गया कॉम्प्रोमाइज रहती है। बेबीज आर अवेक इन द नाइट, सो मदर्स डोंट गेट टाइम टू स्लीप। और तो हमारी एडवाइस रहती है कि डे टाइम में व्हेन द बेबी स्लीप्स देन दे शुड स्लीप, एंड इट्स आई वुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली मेंबर्स टू इंश्योर कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं दे गेट अ प्रॉपर स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नेहा, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन और एनी इम्प्लीकेशन ऑफ एपिड्यूरल? एपिड्यूरल, एक मैं चैट में पढ़ी थी, क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था कि एपिड्यूरल क्या है। तो एपिड्यूरल मतलब कॉमन लैंग्वेज में इज द पेनलेस लेबर। ये लेबर के पेन को कम करने का एक तरीका है। इसके बारे में डिटेल में हमने सेशन के शुरुआत में ही बात की थी। और एपिड्यूरल जो है उसका लोगों के माइंड में एक ही बहुत नोशन है दैट इट विल लीड टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑफ बैकएक, लेकिन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई इट कि ऐसा नहीं होता है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया से लॉन्ग टर्म में बैकएक की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इस फॉर्म ऑफ एनाल्जेसिया या पेन रिलीफ के कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। एनेस्थेटिस्ट जब ये एपिड्यूरल आपको एडमिनिस्टर करते हैं आपके पेशेंट की रिक्वेस्ट पे, तो वो पहले आके पेशेंट को डिटेल में काउंसल करते हैं रिगार्डिंग द प्रोसीजर and its possible effects, and only after the patient gives a consent and they want it, ये दिया जाता है, और इससे कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं। और एक और क्वेश्चन बहुत शुरुआत में आया था कि व्हाट हैपेंस इफ लेबर पेन डज नॉट स्टार्ट आफ्टर 40 वीक्स? तो कैन आई टेक द क्वेश्चन? या सो जनरली अगर लेबर पेन 40 वीक्स तक शुरू नहीं होते हैं तो हम पोस्ट डेटेड जाना प्रेफर नहीं करते हैं इन आवर प्रैक्टिस, बिकॉज 40 वीक्स के बाद बच्चे के अराउंड जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका वाटर लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। बच्चा जो है चांसेस मेकोनियम पैसेज के बढ़ जाते हैं, यानी मदर के पेट में ही बच्चा जो है वो पॉटी पास कर सकता है। सो बिकॉज ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व, यदि 40 वीक्स तक भी पेन शुरू नहीं होते हैं तो वी इंड्यूस लेबर, मतलब हम कुछ मेडिसिन के द्वारा लेबर पेन्स को एस्टैब्लिश करते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर वी मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर एंड वी बेसिकली कंडक्ट अ डिलीवरी। Yeah, thank you, Neha. Dr. Saurabh, last thing, any tip for the for your patients or delivered women to have a safe, or you can say a good postnatal time without any mood disturbances? Right. So, we've just talked about sleep and lack of sleep. Actually, sleep बहुत important होती है, has a direct link with our mood state. So,
प्रॉपर स्लीप एंश्योर हो जाए, वो इम्पोर्टेंट है। एंड उसमें फैमिली मेंबर्स का इम्पोर्टेंट रोल है कि वो एंश्योर करें कि मदर इज एबल टू गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप. That is one of the most basics. In fact, the most basics are proper sleep, healthy diet, some amount of, exercise or physical activity as permissible after the pregnancy. फैमिली मेंबर्स को जानना बहुत जरूरी है कि पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी है, ये एक रियलिस्टिक एंटिटीज हैं, और अगर इस तरीके के कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो सपोर्ट चाहिए है, रीअश्योरेंस चाहिए है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो चाहिए है. एंड कई बार फैमिली मेंबर्स डिस्मिसिव हो जाते हैं. एक चीज हम लोग सुनते हैं और सुन के बहुत खराब लगता है, किस बात का डिप्रेशन, राइट. एंड द अदर थिंग विच दे डू इज कि उनको बड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है कि हैप्पी इवेंट है, लाइफ का पॉजिटिव इवेंट है, तो इसमें उदासी किस बात की आती है. So a lot needs to be done as far as the family is concerned. They need to understand कि डिप्रेशन हो सकता है, उसमें उनका रोल है, उसको पहचाने, छोटी छोटी चीजें फैसिलिटेट करें पेशेंट के लिए, मदर के लिए लॉजिस्टिक्स में हेल्प करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नीड है तो प्रोफेशनल्स के पास लेकर जाएं. मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए, प्रॉपर स्लीप चाहिए है, हेल्दी डाइट चाहिए है, सम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज चाहिए है. सपोर्ट नेटवर्क, सोशल सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल सपोर्ट कम्स फ्रॉम द स्पाउस, सपोर्ट कम्स फ्रॉम एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, सपोर्ट कम्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. सो हमारा जितना अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है उतना अच्छा हम पोस्टपार्टम फेज को नेविगेट कर सकते हैं. Plus, there are a lot of responsibilities. Yes, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंगल चाइल्ड है या दूसरा बच्चा है, मदर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. बट इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में भी देयर शुड बी सम टाइम फॉर सेल्फ केयर, या जिसको हम मी टाइम बोलते हैं, जिसमें द मदर शुड डू व्हाट शी फील्स लाइक, जिस चीज में उन्हें रिलैक्सेशन या जिस चीज में उनको एंजॉयमेंट मिलता है. Yeah, thank you very much, Dr. Saurabh. Thank you, Aparna ji. Thank you, Dr. Neha and Pritinder. Thank you very much. फिर से मिलेंगे आपसे थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ मई. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक यू. Thank you. Thank you so much. Thank you.